हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। हम लोग परजीवी से होने वाले रोगों को पढ़ रहे हैं और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हम लोग आज मलेरिया को ही पढ़ेंगे ताकि आपको डिटेल में मलेरिया बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप समझ में आ जाए। मलेरिया इसको दुरंत भी कहते हैं, मार्श फीवर भी कहते हैं और एक भी कहते हैं, AGUE ये भी कहते हैं। यार इनके ये नाम तो आपने पहले नहीं सुने होंगे, अभी सुन लीजिए। इंसानों में ये संक्रमण जो है आज से नहीं 50,000 सालों से है। समझ में आ रही है? ये 50,000 सालों से ये डिसीज खत्म नहीं हुई है। सोचिए कोरोना कहाँ तक जाएगा, शायद कभी खत्म ना हो और हम लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप्ड हो जाए। अब ये जो है मलेरिया, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है मध्यकालीन इटालियन शब्द माला एरिया से। माला एरिया, लेकिन हम लोग इसको माला मेली एयर के रूप में यूज कर सकते हैं। मेली एयर क्योंकि वो लोग माला एरिया कह रहे हैं और हम लोग इसको मेली एयर बोल सकते हैं क्योंकि माला एरिया का मतलब है बुरी हवा। अब माला एरिया मलेरिया की जो फर्स्ट अध्ययन की थी वो 1880 में फ्रांसीसी चिकित्सक चार्ल्स अल्फांसो लेवेरन ने की थी। उन्होंने फर्स्ट बार अल्जाइमर का जब वो ट्रीटमेंट देख रहे थे, उसके खोज कर रहे थे उसके लिए, तो इस परजीवी को ब्लड में इन्होंने देखा था और कहा था कि उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि मलेरिया का कारण यही परजीवी है और इस कारण 1907 में इन्हें चिकित्सक का नोबेल प्राइज मिला है। किसे? अल्फांसो लेवेरन को, चार्ल्स अल्फांसो लेवेरन को। ये आपके काम की चीज़ है, आप याद रखिएगा, कभी भी ये पूछी जाती है चीज़ें। और अल्जाइमर का ट्रीटमेंट कर रहे थे तब उन्हें ये देखने को मिला। इसके बाद चिकित्सा में इन्हें 1907 में नोबेल प्राइज मिला। कार्लोस फिनले ने इन्हें डबल देखा। ये कार्लोस फिनले कौन थे? क्यूबा के वैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा कि ये एक मच्छर है जो इस वायरस को, इस संक्रमण को आगे बढ़ा रहा है। तो ये संक्रमण किसके कारण हो रहा है? मच्छर के कारण, ऐसा इन्होंने कहा था सिर्फ। लेकिन इस बात को प्रूफ करने के लिए रोनाल्ड रोस ब्रिटेन के वैज्ञानिक है, लेकिन तब जब 1818 में इन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि ये कौन सा मच्छर जो है, मादा मच्छर इसे फैला रहा है, एक परजीवी के द्वारा ये आगे बढ़ रहा है ये बीमारी, तब वो इंडिया के सिकंदराबाद में ही थे और सिकंदराबाद में इन्होंने ये ज्ञात कर लिया था। उस वक्त इन्होंने ये बताया कि लार ग्रंथियों के, मच्छर के लार ग्रंथियों से उन्होंने पक्षियों को संक्रमित पक्षी से मच्छर को कटाकर दूसरे पक्षी को संक्रमित करवाया था। इस कारण उन्हें 1902 में 1818 में इन्होंने प्रूफ किया और उसके बाद 1902 में इन्हें चिकित्सा में नोबेल प्राइज प्राप्त हो गया था, रोनाल्ड रोस। लेकिन इसके बाद ये यहाँ से जाकर लंदन के लैब में काम करने लग गए थे। अब 1902 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला। यह एक ऐसा रोग है जो सिर दर्द, रोगी की सर्दी, रोगी को बुखार ला देता है। बुखार कम ज़्यादा ऐसे उतार चढ़ाव पे आता है, रुक कर आता है। 48 घंटों का इसमें क्रम भी हो सकता है। यह एक ऐसा रोग है जो रोगी जो है इसमें कोमा में भी आ जाता है, उसकी मृत्यु का कारण भी ये रोग बन सकता है। ये बहुत ही गंभीर संक्रामक रोग है। सोचो 50,000 सालों से ये धरती पर है तो फिर सोच लीजिए आप। हाँ, ये मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर ही से फैलाती है। और याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज ये पूछा गया है, बहुत सी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। परजीवी, इस परजीवी को भी पूछा जाता है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी बोलते हैं इसको, मादा एनाफिलीज प्लाज्मोडियम परजीवी। अब ये कोई प्लाज्मोडियम परजीवी सिर्फ एक प्रकार नहीं है, बहुत से प्लाज्मोडियम परजीवी हैं जो मादा संभोग कर चुकी है। जो मादाएं मच्छरों में, ये मादा एनाफिलीज टाइप की मादा के बारे में बात हो रही है। जो कुंवारी मादा है, लाइक वर्जिन होती है, उन लोगों की तुलना में ये महिलाएं ज़्यादा घातक और इस मच्छर को फैलाने में ज़्यादा सक्षम, इस वायरस, इसको क्या बोलते हैं, परजीवी को फैलाने में ज़्यादा घातक साबित हुई है और ये अन्य मच्छरों की तुलना में ज़्यादा घातक साबित हुई है। मादा मच्छर खून पीती है, खून चूसती है और काटती भी है, लेकिन नर ऐसा नहीं करते क्योंकि नर को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सिर्फ मीठे पे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। मादा को बच्चे पैदा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ये खून भी चूसती है और काटती भी है। सारी महिलाएं मच्छर नहीं फैला सकती इस रोग को, वही फैला सकती है जो संक्रमित को काट के किसी स्वस्थ में संक्रमण ले जा रही है।
है ना। ये रोग भूमध्य रेखीय एरिया जो है, ऊपर से नीचे के भूमि के मध्य का जो एरिया है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसे कहते हैं, उस एरिया में एशिया में है, अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। और ये मुख्य रूप से अफ्रीका में बहुत ही विकराल रूप है। अफ्रीका की 90% अफ्रीका में मलेरिया के रोग मौत मलेरिया के सारे पेशेंट में से 90% वहाँ पर पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये रोग जो है भारत में 2016 में WHO ने 212 मिलियन मामले इंडिया के बताए। लक्षण है इसके बुखार, सिर दर्द, पसीना आना, ठंड लगना, उल्टी होना, एनीमिया, और कभी कभी इसमें 48 घंटों के चक्र में बुखार आता है। एनीमिया, इसमें गंभीर एनीमिया होता है और इसमें सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि फेफड़ों में पल्मोनरी एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये पानी लिक्विड पैदा कर देते हैं। कपकपी से ठंड आना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द और दस्त। मांसपेशियों में भी इससे दर्द होता है, दस्त भी लग सकते हैं। बुखार तो नॉर्मल है इसमें, और नॉर्मल बुखार नहीं है लेकिन बुखार आना नॉर्मल है। कपकपी लग के ठंड, और इसमें मस्तिष्क जो है सेरिब्रम के कोशिकाओं में ब्लड जाना बंद हो जाता है। आंकड़े जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया में कुल मलेरिया के मामलों में से दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसके टोटल मामलों में से 87% मामले सिर्फ इंडिया के हैं, ऐसा WHO ने कहा है। अधिक प्रभाव है इसका 5 वर्ष से कम के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, गर्भवती महिलाएं और HIV से पीड़ित लोग। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये परजीवी के प्रकार जो मुख्य रूप से मनुष्यों में ये बीमारी को ले जाते हैं, वो परजीवी के बारे में। बाकी इसके बहुत सारे परजीवी हैं और हर परजीवी के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेराल। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेराल की 60 प्रजातियां हैं। 60 टाइप के हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेराल, और ये सबसे खतरनाक, घातक, मृत्यु का कारण बनने वाला जो है ये है परजीवी। इसके बाद ये सबसे ज्यादा घातक है, ये इन बाकी सबसे ज्यादा घातक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है। अधिकांश मौतों का जिम्मेदार भी यही है। उच्च जोखिम भरे एरिया में यही परजीवी राउंड करता रहता है, एक से दूसरे को संक्रमित करता रहता है, और पहले सांस लेने में इसमें तकलीफ खड़ी कर देता है लोगों को। फिर अंगों का काम करना बंद हो जाता है। ये सांस लेने में जब तकलीफ करते हैं तो ये फेफड़ों के अंदर की पल्मोनरी जो ग्रंथियां हैं, जो पल्मोनरी जो नलियां हैं, उनमें से पानी भर देता है, जिसकी वजह से हवा का पास होना रुक जाता है और उस वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। उसकी ऑक्सीजन पूरी ना जाने के कारण अंगों का काम करना बंद हो जाता है और गंभीर एनीमिया हो जाता है। गंभीर एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, भयंकर सेरिब्रम मलेरिया हो जाता है। मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है छोटा सा होता है पीछे की तरफ, बीच में कान और दोनों कानों के बीच में होता है ये, और ये जो सेरिब्रम है इससे जाकर इसकी जो वाहिकाएं हैं उन वाहिकाओं में ब्लड जाना रुक जाता है, और आवागमन का कार्य रोक देता है, और उसके कारण शुगर की भी कमी हो जाती है और आदमी को कोमा आ जाता है। कोमा आने के बाद व्यक्ति की बहुत ही आसानी से ये मृत्यु कर देता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है ये ऊपर वाले जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से कम खतरनाक है, और ये मनुष्य के लीवर में 3 साल तक रह सकता है। देखिए 3 साल नॉर्मल है, इसके लिए सारी जिंदगी रह सकता है आपके लीवर में, आपके यकृत में घर बनाकर बैठा रहता है, छुप जाता है, छुप कर शरीर में बैठा रहता है। यह रोग फिर से पैदा हो जाता है, एक बार जैसे 1 साल में ठीक हो गया व्यक्ति, उसको फिर से पनप जाता है ये रोग। एशिया व अमेरिका में ये रोग आसानी से पाया जाता है। प्लाज्मोडियम ओवल जो है असामान्य परजीवी है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया ये दुर्लभ प्रजाति है। 2 प्रजातियां दुर्लभ है, और प्लाज्मोडियम ओवल जो असामान्य परजीवी है जो पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। बिना लक्षण बताए कई वर्षों तक लीवर में रह सकता है, कई सालों तक रह सकता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नाउसेली ये दोनों प्रजातियां दुर्लभ है, मुश्किल से मिलती है, और ये अफ्रीका में मिलती है प्लाज्मोडियम मलेरिया तो, और नाउसेली जो है वो एशिया में मिलती है, भारत में भी मिलती है। इसका जो फैलाव है वो संक्रमित व्यक्ति से जब मादा एनाफिलीज मच्छर जब इसको काट लेती है संक्रमित व्यक्ति को, तो उसके जो दांत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां उसकी जो है, उन लार ग्रंथियों से तुरंत ही वो दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, और उस स्वस्थ व्यक्ति के
खून में परजीवी पहुंचा देती है। ये परजीवी वहाँ लीवर में अपना धीरे धीरे टुकड़े बहुत सारे होकर सीधे ब्लड में जाता है और वहाँ जाकर अपना सेफ जोन बना लेता है, लीवर में अपनी जगह बना लेता है। फिर वहाँ से 7 दिन बाद लक्षण दिखाई भी देने लगते हैं। कमज़ोर व्यक्ति पर ये तुरंत ही अटैक करता है और ये वहाँ से दिखाई देने लग जाते लक्षण। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सालों तक परजीवी वहाँ रह सकता है और जब वो मैच्योर हो जाता है वहाँ पर और परिपक्व हो जाता है वहाँ पर, तो ये लीवर को छोड़कर लाल रक्त कोशिकाओं में, शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं में संक्रमण करना चालू कर देता है। शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं में ये अब लक्षण भी दिखाने लगता है। ये सेकेंड चरण होता है इसका, लाल रक्त कोशिकाओं का। ये लीवर में 30 मिनट तक जो है संक्रमित, 30 मिनट में लीवर को संक्रमित कर देता है। लीवर की कोशिकाओं का 30 मिनट में ये संक्रमित कर देता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर लीवर में जाता है, लीवर में अलैंगिक जनन प्रारंभ कर देता है और 6 से 12 माह तक यहाँ पर आराम से 6 से 12 माह तक इस लीवर की कोशिकाओं को में अलैंगिक जनन का काम चलाता रहता है। हजारों की संख्या में मीरोजाइट्स बनाता है, अंश बनाता है इसके, और ये रोग उत्पन्न हो जाता है मीरोजाइट्स बनने के बाद। और यहाँ पर रक्त की कोशिकाएं जो सेकेंड चरण में जब रक्त की कोशिकाओं में पहुँचता है तो यहाँ से ये खुद को गुणित करने लगता है। यहाँ से अब ट्रेफोजाइट्स यानी कि और जो है अंशाणु बनाता रहता है और शाजोजाइट्स के रूप में अंशाणु बनाता है और अनेक रूप में अंशाणु बनाकर समय समय पर कोशिकाओं पर अटैक करता है, उनको तोड़ कर उनमें संक्रमण फैलाता रहता है। बुखार आना, बुखार के दौरे आना इसके बाद चालू हो जाते हैं। इस प्रकार अब मलेरिया के हजारों अंशाणु बनने के बाद एक कोशिका पर हजारों अंशाणु एक साथ हमला करते थे। ये परजीवी यकृत की छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में चिपक जाता है। ये लीवर के छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में आपस में चिपक जाता है और वहाँ छुप जाता है। वहाँ पर जो फैल्सीपेरम नाम का एक पदार्थ है, प्रोटीन है, उसको एक चिपकाऊ प्रोटीन के रूप में दिखा देता है, जिससे हमारे शरीर की जो रक्त वाहिकाएं वो चिपक जाती है आपस में और इसको छुपा देती है। वो छुप जाता है उनके अंदर और ये उस वजह से हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे मिलता नहीं है, वो ढूंढ नहीं पाता इसे और प्रतिरक्षा तंत्र को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कुछ छुपा है, तो वो उस वजह से प्रतिरक्षा तंत्र से बच जाता है हमेशा के लिए। अब ये एक और चीज़ है कि प्रतिरक्षा तंत्र से बचने के लिए अपने अपने प्रोटीन्स को भी बदल कर प्रतिरक्षा तंत्र को धोखा देता रहता है, इसलिए सालों तक या जिंदगी भर तक हमारे शरीर में ये बैठा रहता है। उपचार है इसमें दवाइयों में क्लोरोक्विन, जो आपने अभी बहुत सुनी है कोरोना संकट के टाइम पे, क्लोरोक्विन, क्वानिन और मेफ्लोक्वेनिन, डॉक्सीसाइक्लिन। इसके बाद है गर्भवती के लिए इसमें क्विनिन है और एक और है ये क्लिंडामाइसिन, जिसको सुना ही होगा, क्लिंडामाइसिन दवाई का यूज़ करें और आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।